द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम निकोलो माकियावेली के उन सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं जिनका जिक्र आप जानते हैं आजकल रिश्तों के संदर्भ में भी होने लगा है। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिद्धांत पुरुषों को उन स्थितियों से जिन्हें कभी-कभी महिलाओं के माइंड गेम्स या कह लें भावनात्मक खेल कहा जाता है, उनसे निपटने में सच में कोई मदद कर सकते हैं। मतलब वो अस्पष्ट व्यवहार जिसका मकसद शायद दूसरे को कंफ्यूज करना या कंट्रोल करना हो सकता है। बिल्कुल, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो उभरता है। क्या मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन, जो आप जानते हैं शक्ति, नियंत्रण और एक किस्म के कठोर यथार्थवाद पर जोर देता है, क्या वो आज के व्यक्तिगत रिश्तों में भावनात्मक स्पष्टता और आत्मरक्षा के लिए वाकई कोई प्रैक्टिकल रास्ता दिखा सकता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नजरिया विश्वास, सहानुभूति और वो जो असली मानवीय जुड़ाव होता है, जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद हैं, उन्हीं को खोखला कर दे? देखिए, मेरा पक्ष तो बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा मानना है कि ये सिद्धांत अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो ये भावनात्मक रूप से मैच्योर होने और रिश्तों की जो उलझनें हैं उनको समझने में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये एक तरह से यथार्थवाद और अपनी सुरक्षा का एक तरीका है, खासकर तब जब आप ऐसे व्यवहार का सामना कर रहे हो जो आपको इमोशनली कंफ्यूज कर रहा हो। कह सकते हैं एक भावनात्मक कवच की तरह। जबकि मेरा तर्क इसके ठीक उलट है। मेरा मानना है कि इन राजनीतिक सिद्धांतों को, जो मूल रूप से शासन के लिए बने थे, उन्हें व्यक्तिगत इतने इंटीमेट रिश्तों पर थोपना ये न सिर्फ गलत है बल्कि अनिवार्य रूप से जोड़ तोड़, गहरे शक और एक तरह की भावनात्मक दूरी को ही बढ़ावा देता है। ये सच्चे मानवीय संबंधों की जो आत्मा है उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है और रिश्तों को एक भावनात्मक पिंजरे जैसा बना सकता है। मैं अपनी बात को थोड़ा और खोलता हूँ। देखिए, स्रोत सामग्री में जो पहला सिद्धांत है, रियलिटी से प्यार करो ना कि इल्यूजन से, ये सीधे तौर पर उन भावनात्मक खेलों का मुकाबला करता है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने साथी के सिर्फ शब्दों पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय उनके जो असली काम हैं, एक्शंस हैं, उन पर ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि भावनात्मक हेरफेर इसी तरह काम करता है कि शब्दों से एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है जो सच्चाई से एकदम अलग होता है। तो ये सिद्धांत आपको उस भ्रम से बाहर निकालकर वास्तविकता की ठोस जमीन पर खड़ा करता है। क्या यह भावनात्मक स्पष्टता की तरफ पहला कदम नहीं है? आप इसे वास्तविकता पर ध्यान देना कह रहे हैं, लेकिन क्या ये लगातार एक शक को बढ़ावा नहीं देता? खैर, हम इस पर आगे बात करेंगे। मतलब ये नहीं कि भावनाएं होनी नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि ये कहता है कि भावनाओं के तीव्र आवेग में बहकर एकदम से रिएक्ट ना करें। सोचिए, ये माइंड गेम्स या भावनात्मक खेल अक्सर कैसे खेले जाते हैं? गिल्ट फील कराकर, सहानुभूति का इस्तेमाल करके या शायद जलन पैदा करके। ये सिद्धांत कहता है कि इन इमोशनल ट्रिगर्स को पहचाने और उन पर नियंत्रण रखे, बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करे। ये एक तरह से भावनात्मक हेरफेर की लगाम अपने हाथ में रखने जैसा है। नियंत्रण या दमन, ये सवाल तो बना ही रहता है। तीसरा सिद्धांत, पावर दिखाओ लेकिन अटैचमेंट मत दिखाओ। ये आत्मसम्मान बनाए रखने और इमोशनल डिपेंडेंसी से बचने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार ना करें, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी जो भावनात्मक स्थिरता है उसे पूरी तरह से दूसरे के व्यवहार पर निर्भर ना होने दें। जब आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अवेलेबल या जरूरतमंद नहीं दिखते, थोड़ा सा रहस्य बनाए रखते हैं, तो आपको कंट्रोल करना या आपका फायदा उठाना मुश्किल हो जाता है। स्रोत सामग्री में कहा भी गया है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ, जिसका मतलब है कि सम्मान कमाना जरूरी है, भले ही वो सम्मान थोड़ी दूरी या एक तरह के दबदबे से आए। ये अपनी सीमाएं तय करने जैसा है। सम्मान या डर, ये व्याख्या रिश्तों के लिए खतरनाक हो सकती है। चौथा सिद्धांत, आउटकम को नियंत्रित करो, लोगों को नहीं। ये एक रणनीतिक समझ देता है। आप सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो अक्सर बेकार होता है और उससे झगड़ा ही बढ़ता है। इसके बजाय आप बातचीत या रिश्ते की जो दिशा है उसे अपने हितों के अनुसार, शायद चुप रहकर, सही समय चुनकर या थोड़ी इमोशनल दूरी बनाकर मोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सीधे टकराव के बजाय शक्ति का एक सूक्ष्म प्रदर्शन है
जो शायद उन स्थितियों में जरूरी हो जहां सीधी बात काम नहीं कर रही। हाँ, यानी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना। और अंत में 5वां सिद्धांत, अपने अंदर के राजा को जागृत करो। ये मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को विकसित करना। आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपकी खुशी, वो किसी और की मंजूरी या उनके बर्ताव पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आपकी पहचान और स्थिरता आपके अंदर से आती है तो आप किसी भी रिश्ते में भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और मजबूत होते हैं। तब कोई आपको भावनात्मक रूप से खेल नहीं सकता, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कम होता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, यह सिद्धांत भावनात्मक हेरफेर के खिलाफ एक व्यवहारिक यथार्थवादी कवच देते हैं। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि ये नजरिया कुछ लोगों को क्यों अपील कर सकता है, खासकर अगर उन्हें रिश्तों में चोट पहुंची हो। लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मैकियावेली के सिद्धांत, जैसा हमने कहा, मूल रूप से राजनीति और सत्ता के संघर्ष के लिए गढ़े गए थे, जहां धोखा, रणनीति और शक्ति प्रदर्शन ये सब आम बातें हैं। अब इन्हें व्यक्तिगत, इतने करीबी रिश्तों पर लागू करना, जहां हम विश्वास, सहयोग और आपसी समझ की उम्मीद करते हैं, ये अपने आप में एक बुनियादी गलती है। रिश्ते कोई सत्ता के अखाड़े नहीं होते। लेकिन क्या रिश्तों में पावर डायनामिक्स नहीं होते? क्या लोग अनजाने में भी एक दूसरे पर कंट्रोल पाने की कोशिश नहीं करते? पावर डायनामिक्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उन्हें मैकियावेली के चश्मे से देखना, वो उसे विकृत करना है। आपका जो दूसरा सिद्धांत है, इमोशंस तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ के एकदम उलट है। भावनाएं मानवीय रिश्तों का ईंधन है, वो गोंद है जो हमें जोड़ता है। उन्हें दुश्मन मानना और उनसे बचने की कोशिश करना, यह सहानुभूति, अपनी कमजोरियों को साझा करने की क्षमता और वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव को लगभग असंभव बना देता है। अगर आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उन्हें जताने से डरते हैं, तो आप गहरे, सच्चे रिश्ते कैसे बना सकते हैं? स्रोत कहता है, भावनाओं में डूबना नहीं, पर क्या इसका मतलब भावनात्मक रूप से बंजर हो जाना है? ये नियंत्रण नहीं, ये दमन है। लेकिन अनियंत्रित भावनाएं तो विनाशकारी हो सकती हैं और हेरफेर का हथियार भी बन सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन समाधान भावनाओं को दुश्मन मानना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, पावर दिखाओ लेकिन अटैचमेंट मत दिखाओ। और इसका वो नतीजा कि प्यार से बेहतर डर है। ये विचार मानवीय रिश्तों के जो गर्माहट और सुरक्षा है, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हाँ, आप शायद एक रहस्यमयी शक्तिशाली इमेज बना लें, लेकिन ये असलियत और सच्ची करीबी की कीमत पर होगा। क्या ये खुद एक तरह का माइंड गेम नहीं है? जानबूझकर दूरी बनाना, अनिश्चितता पैदा करना, ताकि दूसरा व्यक्ति हमेशा थोड़ा असंतुलित महसूस करे। ये व्यवहार विश्वास बनाता नहीं, तोड़ता है। आप सम्मान नहीं, डर पैदा करते हैं। ये अपनी सुरक्षा करना है, भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ने से बचना है। और चौथा सिद्धांत, आउटकम को नियंत्रित करो, लोगों को नहीं। सुनने में शायद चालाक लगे, लेकिन ये साथी को एक लक्ष्य, एक पहेली या एक साधन की तरह देखने जैसा है, न कि एक बराबर के भागीदार के रूप में। रिश्ते की दिशा को अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश करना, चाहे वो कितना भी सटिल क्यों ना हो, ये जोड़ तोड़ ही है। ये शायद आपको कुछ देर के लिए जीत का एहसास दिला दे, लेकिन लंबे समय में ये विश्वास को खत्म कर देता है। क्या आप खुद एक ऐसे रिश्ते में रहना चाहेंगे जहां आपको हमेशा लगे कि आपका साथी पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहा है, परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? पर क्या अपने हितों की रक्षा करना गलत है? अपने हितों की रक्षा करना और साथी को नियंत्रित करने की कोशिश करना, ये दो अलग बातें हैं। और अंत में पांचवा सिद्धांत, अपने अंदर के राजा को जागृत करो। आत्मनिर्भरता बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका मतलब बाहरी वैलिडेशन से मुक्ति पाने के लिए भावनात्मक अलगाव और दूसरों से एक रणनीतिक दूरी बनाना है, तो ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक सुनसान किला है। क्या ये राजा वास्तव में दूसरों के साथ स्वस्थ, भरोसेमंद रिश्ते बना सकता है, या वो अपनी भावनात्मक आत्मनिर्भरता के नाम पर अकेला रह जाता है? ये नजरिया स्वस्थ रिश्तों को बनाने के बजाय उन्हें कमजोर करता है। ये मानवीय जुड़ाव की कीमत पर आत्मरक्षा का एक भ्रम है। ये एक भावनात्मक पिंजरा है, कवच नहीं। चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहला सिद्धांत, रियलिटी से प्यार करो।
क्या साथी के शब्दों के बजाय उसके कामों पर ध्यान देना सिर्फ प्रैक्टिकल यथार्थवाद नहीं है, खासकर जब आपको लगे कि आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं जहां बातें और काम मेल नहीं खा रहे? क्या ये हमें उन झूठी उम्मीदों और भ्रमों से नहीं बचाता जिनमें हम अक्सर रिश्तों में फंस जाते हैं? मैं यथार्थवाद के महत्व को नकार नहीं रही हूँ। बिल्कुल कामों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन मैकियावेली का लेंस इसे एक स्थायी शक और अविश्वास में बदल देता है। क्या हर बातचीत को एक संभावित खेल समझना, हर काम को एक छिपी हुई चाल के रूप में देखना, क्या ये स्वस्थ है? यथार्थवाद और कड़वे शक के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है। ये नजरिया तो रिश्ते की शुरुआत से ही विश्वास की संभावना को खत्म कर देता है। क्या हर चीज को शक की निगाह से देखना प्रैक्टिकल है, या ये बस आपको थका देगा और आपके साथी को आपसे दूर कर देगा? ये खुद एक तरह का मानसिक बोझ बन जाता है। मैं इसे सतर्कता कहूंगा, संदेह नहीं। अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। इमोशंस तुम्हारे दुश्मन हैं। जैसा मैंने कहा, ये भावनात्मक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के बारे में है, भावनाओं को महसूस न करने के बारे में नहीं। जब कोई जानबूझकर आपको उकसाने, गिल्ट दिलाने या जलन जगाने की कोशिश करता है, जो कि माइंड गेम्स का हिस्सा हो सकता है, तो एकदम से आवेग में प्रतिक्रिया न देना क्या भावनात्मक परिपक्वता नहीं है? यह आपको हेरफेर का शिकार होने से बचाता है। ये भावनाओं को समझने और उन्हें मैनेज करने के बारे में है, न कि उनसे भागने के बारे में। आपकी बात सैद्धांतिक रूप से सही लग सकती है कि ये परिपक्वता है, लेकिन व्यवहार में क्या ये नियंत्रण अक्सर भावनात्मक दमन और दूरी बनाने का बहाना नहीं बन जाता? स्रोत कहता है भावनाओं में डूबना नहीं, पर क्या इसका मतलब सहानुभूति महसूस करने से इनकार करना, अपनी कमजोरी दिखाने से डरना और भावनात्मक रूप से उपलब्ध न होना है? अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के नाम पर उन्हें व्यक्त करने से लगातार बचते हैं, तो क्या आप कभी प्रामाणिक रूप से जुड़ सकते हैं? रिश्ते में कभी कभी डूबना यानी पूरी तरह से महसूस करना और साझा करना भी जरूरी होता है। क्या ये सिद्धांत इसकी इजाजत देता है, या ये आपको भावनात्मक रूप से बंद कर देता है? यह आपको अनावश्यक भावनात्मक चोट से बचाता है। खैर, तीसरे और चौथे सिद्धांत पर आते हैं। पावर दिखाओ, अटैचमेंट मत दिखाओ और आउटकम को नियंत्रित करो। क्या ये अपनी सीमाएं तय करने और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहने के तरीके नहीं हैं? अगर आप बहुत ज्यादा आसक्त या इमोशनली हर समय उपलब्ध दिखते हैं, तो कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं या इसे कमजोरी समझ सकते हैं। थोड़ा रहस्य, थोड़ी दूरी बनाए रखना आपको रिश्ते में एक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। और परिणाम को नियंत्रित करने का मतलब है टकराव से बचते हुए अपने हितों की रक्षा करना। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। क्या डर पैदा करना या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होना मानवीय रिश्तों की गर्माहट, विश्वास और जो एक सहजता होती है उसे खत्म नहीं कर देता? क्या रिश्तों का लक्ष्य शक्ति संतुलन साधना है या आपसी खुशी, समर्थन और गहरी समझ पाना है? ये रणनीति शायद आपको कंट्रोल में होने का एक झूठा एहसास दिलाए, लेकिन क्या ये आपको वास्तविक, गहरा और संतोषजनक संबंध बनाने देती है? क्या ये प्रामाणिकता को बढ़ावा देता है या एक बहुत सावधानी से बनाए गए मुखौटे को? आप शक्ति तो दिखा सकते हैं, शायद आप कंट्रोल भी कर लें, पर क्या आप सच में जुड़ावा, प्यार महसूस करेंगे? और क्या आपका साथी सुरक्षित महसूस करेगा? मुझे शक है। ये आत्मसंरक्षण है, और आत्मसंरक्षण किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है, रिश्ते के भीतर भी। और यही हमें पांचवें सिद्धांत पर लाता है, अपने अंदर के राजा को जागृत करो। क्या ये अंततः हमें भावनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं बनाता? जब आपका मूल्य, आपकी खुशी आपके भीतर से आती है, न कि किसी और की मंजूरी या व्यवहार से, तो आप किसी भी रिश्ते में एक ज्यादा मजबूत और स्थिर साथी बनते हैं। ये बाहरी परिस्थितियों या दूसरों के माइंड गेम्स पर आपकी भावनात्मक निर्भरता को कम करता है। ये आपको भावनात्मक रूप से अटूट बनाता है। आत्मनिर्भरता का महत्व निर्विवाद है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, क्या ये दृष्टिकोण स्वतंत्रता के नाम पर भावनात्मक अलगाव की ओर नहीं ले जाता? क्या ये राजा वास्तव में अपने भावनात्मक किले में अकेला है? क्या दूसरों पर निर्भर न होने का मतलब उनसे भावनात्मक रूप से कटना, उनसे दूरी बनाना है? क्या इस तरह से पाया गया आत्मसम्मान वास्तविक और स्थायी खुशी दे सकता है, या ये सिर्फ अकेलेपन का एक परिष्कृत रूप है?
सच्चा आत्मसम्मान दूसरों के साथ स्वस्थ परस्पर निर्भरता वाले जुड़ाव में बाधा नहीं डालता, बल्कि उसे संभव बनाता है। ये मैकियावेलियन राजा शायद शक्तिशाली महसूस करे, लेकिन क्या वो खुश है? क्या वो प्यार करने और प्यार पाने में सक्षम है? ये एक बड़ा सवाल है। तो संक्षेप में कहूँ तो मेरा नज़रिया ये है कि मैकियावेली के सिद्धांत, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, रिश्तों की जटिलताओं, खासकर भावनात्मक हेरफेर या माइंड गेम्स जैसी स्थितियों को समझने और उनसे निपटने के लिए एक व्यावहारिक और यथार्थवादी ढांचा प्रदान कर सकते हैं। यह भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने और आत्मसंरक्षण करने का एक तरीका है जो किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का यथार्थवादी कवच है। और मेरा निष्कर्ष इसके ठीक विपरीत है। मेरा मानना है कि इन राजनीतिक सत्ता केंद्रित सिद्धांतों को व्यक्तिगत इतने करीबी रिश्तों पर थोपना, उनके मूल स्वभाव जो विश्वास, सहानुभूति, आपसी कमजोरी साझा करने की क्षमता और खुलेपन पर आधारित होना चाहिए, को विकृत करता है। यह दृष्टिकोण रिश्तों को रणनीतिक युद्ध के मैदान में बदल देता है, जहां साथी प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। यह वास्तविक मानवीय जुड़ाव के बजाय अलगाव, संदेह और गहरे अविश्वास को बढ़ावा दे सकता है, जो अंततः किसी भी रिश्ते के लिए जहरीला साबित होता है। ये एक भावनात्मक पिंजरा है, कवच नहीं। ये स्पष्ट है कि हम इस बात पर गहराई से असहमत हैं कि क्या ये सिद्धांत रिश्तों के लिए उपयुक्त या नैतिक रूप से सही हैं, लेकिन शायद हम दोनों कम से कम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में आत्मजागरूकता, अपनी भावनाओं को समझना और साथी के व्यवहार और उसकी प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करना ये महत्वपूर्ण है। हाँ, इस बुनियादी बात पर सहमति निश्चित रूप से हो सकती है। आत्मजागरूकता और भावनात्मक समझ रिश्तों के लिए अनिवार्य हैं, भले ही हम उस समझ तक पहुंचने के तरीकों और उन तरीकों के परिणामों की व्याख्या पर पूरी तरह भिन्न हों। मैकियावेली के इन विचारों पर अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार करना, जैसा कि स्रोत सामग्री हमें करने के लिए प्रेरित करती है, निश्चित रूप से हमें रिश्तों में शक्ति, नियंत्रण, भावना और प्रामाणिकता की जो जटिल और अक्सर असुविधाजनक भूमिका है, उसके बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और स्रोत सामग्री यकीनन इन विषयों पर आगे की खोज और व्यक्तिगत चिंतन के लिए एक दिलचस्प शुरुआती बिंदु प्रदान करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अंतिम निष्कर्ष हमेशा की तरह हमारे श्रोता स्वयं निकालें।